Assalamu alaikum student. Today we are going to start with a new topic, that is biofortification 11.5 unit, and it comes under the chapter enhancement in food production. So let's start now with the biofortification. अब biofortification होता क्या है, मैं पहले इसको समझा देता हूँ. Biofortification mean to increase the nutritive value of the food from inside. No need to add the nutrition from outside. एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं, जैसे कि हमने क्या किया, मिल्क लेते हैं. अक्सर हम देखते हैं कि वो मिल्क लेते हैं और मिल्क के बाद फिर उसमें बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान या कुछ और बाहर से सप्लीमेंट ऐड करते हैं. अगर ये चीज जो है तूने बाहर से ऐड की, फोर्टिफाइड किया उसको, लेकिन वो तो ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन हुआ. जो बायो फोर्टिफिकेशन है वो क्या है कि आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर से मिलाने की. जैसे कि मिल्क के अंदर अगर ये चीज पहले से प्रेजेंट हो, प्रोटीन बहुत ज्यादा है उसमें होती है, फैट्स हो, फिर उसके बाद मिनरल्स हो, विटामिन हो उसके अंदर, तो हमें बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन एंड बायो फोर्टिफिकेशन. इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, चाहे वो क्रॉप हो चाहे वो एनिमल हो. तो क्रॉप का ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कि क्रॉप प्लांट जो होता है, जो फूड होता है, जैसे हम लोग ने गोल्डन राइस के बारे में सुना, तो गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन, रिच इन विटामिन ए, और फिर उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड डाल दिया, आयरन 5 टाइम्स ज्यादा कर दिया, तो ये फोर्टिफाइड फूड हो गया. और आपको बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. जब भी हम खाएंगे तो वो उसके अंदर ऑलरेडी ये न्यूट्रिटिव वैल्यू उसका इतना बढ़ा हुआ है कि उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ऑयल्स है, आयंस है, ये सब जो है हमको बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. कैसे आपने किया? आपने ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के जरिए किया, प्लांट ब्रीडिंग के जरिए किया, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए किया, या कोई और टिश्यू कल्चर के जरिए किया, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. तो बायोफोर्टिफिकेशन इज द इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फ्रूट फ्रॉम इनसाइड. नाउ नो नीड टू ऐड द न्यूट्रिटिव फ्रॉम द आउटसाइड. दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाइड, बायोफोर्टिफाइड फूड. अंडरस्टूड? व्हाट थिंग्स इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अब आपने न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ाई? उसका विटामिन, उसका जो मिनरल्स था, उसके जो आयंस थे, एसेंशियल अमाइनो एसिड थी, वो इंक्रीज किया. देखो अभी ये कैसे दिया आपके बुक में. It is been said, it is the process, biofortification is a process in which crops are breed. जो क्रॉप को ब्रीड करवाया जाता है. जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी लिया था कि एक क्रॉप जो है वेरी रिच इन शुगर कंटेंट, उसका बहुत जूसी है, जैसे हमने शुगर केन का एग्जांपल लिया था. दूसरा जो है उसके अंदर और कुछ और सुपीरियर क्वालिटी है जो इसमें ए में नहीं है. ए क्रॉप और बी क्रॉप में दोनों में अलग अलग है, ये सेग्रीगेट है. लेकिन अब इन दोनों क्वालिटी अगर हम प्रोजेनी में लेना चाहें तो हम आपस में इनको क्या करेंगे, ब्रीड करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, और फिर ऐसा माना जाएगा कि उसको इवेल्युएट करेंगे उसकी प्रोजेनी को. अगर वो चीज आई है तो उसको कंटिन्यूएशन रखेंगे, अगर नहीं आई है तो डिस्कार्ड कर देंगे. जो डिजायर जीन्स है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर है, तो डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इसे बोलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, दोनों के कंबाइंड कैरेक्टर, या तीन चीज का कंबाइंड कैरेक्टर. ओके, दिस इज कॉल्ड. सो हियर biofortification is a process in which the crops are bred. You are breeding for what purpose? You know, to get the desired combination of trait. Trait मतलब character. For having higher level of vitamin. काय के लिए आप कर रहे हैं? To get higher level of vitamin. Vitamin का level बढ़ा देना, ठीक है? Minerals and fats. Better nutritive value उसका करना. Due to this, it is help to increase the nutritive value and to overcome the malnutrition. और malnutrition को overcome करने के लिए, तो इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. ठीक है, आपने देखा होगा कि मार्केट में बच्चे की जो बेबी फूड आता है, जैसे सैरलैक, आप उसके डब्बे पे देखो कभी भी लिखा होगा फोर्टिफाइड फूड. नो नीड टू ऐड द न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड. दिस आर द फूड विच आर prepared from multi-grains which are very rich in nutritive. So no need to add the additional supplement from outside. That is called biofortification. ठीक है? So increase value of the following objectives. Now here ये हमें समझ में आ गया. Following objective. अब देखो biofortification के जरिए हम क्या चाहते हैं. What is the aim and objective? Let's start with to increase biofortification aim and objective. Now what is the aim and objective of biofortification? क्या इसके जरिए हम चाहते हैं? To increase the protein content and quality. पहला
to increase protein content and its quality. देखो, प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन अगर हमें ज्यादा मिलता है तो हमारी बॉडी में ग्रोथ अच्छी होती है. तो दैट्स व्हाई टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है थ्रू बायोफोर्टिफिकेशन. दूसरा, टू इंक्रीज ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी. टू इंक्रीज ऑयल कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी. उसका ऑयल कंटेंट इट इज ए टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है. तो ये बढ़ाने के लिए गुड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है हमारे, ठीक है. टू इंक्रीज द विटामिन. थर्ड, टू इंक्रीज विटामिन कंटेंट, जिसके वजह से डेफिशिएंसी डिजीज देखने को नहीं मिलेगी. मोस्ट ऑफ द टाइम इफ दे आर नॉट गेटिंग दिस विटामिन एंड ऑल, डेफिशिएंसी डिजीज देखने को मिली है. तो टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी डिजीज यू हैव टू इंक्रीज द विटामिन कंटेंट, ठीक है. टू इंक्रीज द माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्वालिटी. फोर्थ, to increase micronutrient which are required in small quantity but their presence is must. अगर नहीं होंगे तो again the person will suffer from deficiency disease, ठीक है. जैसे कैल्शियम मैक्रो में आता है, ये क्या है माइक्रो में फास्फोरस है, जिंक है, ये माइक्रो में आते हैं. बट द रिक्वायरमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज फॉर द एनिमल. तो इनके लिए बहुत जरूरी है टू इंक्रीज द माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट. I have given you example: golden rice, Atlas 66, Sonalika, Sabarmati, Kalyan Sona. All these things are improved variety. ठीक है. बायोफोर्टिफिकेशन कैन बी अचीव. देखो, बायोफोर्टिफिकेशन के लिए कोई बड़ा मतलब स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, टाइम बहुत बड़ा बजट नहीं है. तो बायोफोर्टिफिकेशन कैन बी प्रैक्टिस बाय कन्वेंशनल मेथड जो हम ओल्ड एज मेथड जो हम करते थे वैसे ही है. कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जैसे ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग है, या A plant is superior in some kind of character and B plant or is superior in another kind of character. Now you cross it. For what purpose you are crossing? So both these characters can transmit into the progeny. So this is called desired combination of characters. So here it is selective breeding, and what else you can say? Selective breeding practice, and also through the rDNA. Even it is being conducted through the rDNA technology. What is rDNA technology? rDNA technology. This is the most recent one. देखो, कन्वेंशनल मेथड जो हम पुराना मेथड करते थे और rDNA टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम वी आर डूइंग द मैनिपुलेशन विद द जीन्स, कि जो जीन्स अनवांटेड है उसको निकाल दिया जाए और उस डीएनए में जो वांटेड जीन्स है, जो जीन ऑफ डिजायर है, हम चाहते हैं उसको हम क्या करें, इंट्रोड्यूस कर से. तो दिस आर कॉल्ड rDNA टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच वी हैव स्टडीड इन बायोटेक्नोलॉजी. It is focusing on the plant food more nutritive. और इसका मेन फोकस क्या है? It focus to increase nutritive value of plant food. Value. It increases the nutritive value of the plant food. So this is nothing but this is rDNA technology. Now, example of biofortification, we will study that, so you will understand what is the example. So here, examples of biofortification. The examples of biofortification. Let's start now. What are the examples of biofortification? I'll give you 4-5 examples that will be easy to understand. Example of biofortification, that is fortified maize. पहला fortified maize. अब इस मेज जो है, इस मेज में सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होगा एज कंपेयर टू अदर टाइप. तो पहला क्या है? दिस मेज हैज ट्वाइस द एसेंशियल अमाइनो एसिड. इट हैज ट्वाइस द essential amino acid. Ka means what? Amino acid. It has twice, दो गुना, twice the essential amino acid for the growth and development. Twice the amino acid. और वो कौन सा essential amino acid है? Lysine and
ट्रिप्टोफैन। ये जो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर, एसेंशियल 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, उसमें से जो ये ज्यादा एसेंशियल है वो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। ये जो है प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तो फोर्टिफाइड मेज क्या है, इट हैज, ये फोर्टिफाइड मेज क्या है, क्योंकि दूसरे मेज में ऐसा अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं था, अगर था भी तो थोड़ा कम मात्रा में था, स्मॉल क्वांटिटी में था, लेकिन मॉडिफाइड मेज जो है इट हैज गॉट ट्वाइस, 2 गुना एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड काय के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बीट है जिसका नाम है एटलस 66। ये बीट एटलस 66 जो है ये फोर्टिफाइड है, और ऐसा देखा गया इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट देन द नॉर्मल वन, हैज हाई प्रोटीन कंटेंट देन नॉर्मल वन। जो दूसरे नॉर्मल वन से उनसे ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन है, एंड प्रोटीन यू नो इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द, इट एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा जो है, अब इनमें देखा गया है कि जो बीट, अच्छा, और इसके अलावा राइस है, मॉडिफाइड राइस है, या फिर इंप्रूव वैरायटी ऑफ राइस है, या हम बोल सकते हैं कि बायो फोर्टिफाइड राइस है, विच हैज 5 टाइम्स मोर आयरन देन अदर्स, हैज 5 टाइम्स मोर आयरन has been developed. So it has 5 times more iron has been developed. मतलब ऐसा राइस जिसके अंदर आयरन भरपूर है, तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन जो है हमारी अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन से हम एनीमिक नहीं होंगे, ठीक है। तो it is been developed, 5 times more iron has been developed. Vegetables like carrot, spinach, bitter gourd have vitamin A। इसमें हम लोग भी क्या ऐड करते हैं, विटामिन A, that is carotene, it is carotene rich means विटामिन A, मतलब अपने को आई रिलेटेड डिजीज नहीं होगी, डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी, विटामिन ए मिनरल्स। फिर इसके अलावा विटामिन सी किस में है, बिटर गॉर्ड में, पहले नहीं होता था बिटर गॉर्ड, दैट इज बिटर गॉर्ड में, टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड। Earlier, vitamin C is mostly found in the citrus fruit, but now the vitamin C enriched bitter gourd is being produced. So now, no need, if you are not eating the citrus fruit, if you are eating the bitter gourd, then also you will get then also you will get vitamin C. ठीक है, पहले किसमें होता था, citrus fruit में ही होता था। फिर tomato has been developed, those tomato which are rich in vitamin C has been developed, and others by IARI, Indian Agriculture Research Institute। क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दीज आर द, इवन द गवर्नमेंट बॉडीज एंड द प्राइवेट बॉडीज आर बीन एंगेज इन डेवलपिंग द फोर्टिफाइड फूड, बिकॉज फोर्टिफाइड फूड इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड, नो नीड टू ऐड द न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट वाज द सोल पर्पस ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। As I have given you example, in market this baby food Cerelac is been available, and whenever you note, whenever you see carefully, on the box it is written fortified multigrain and fortified food cereals and all these things are there. So this is which we have completed. Now we move to the next topic, that is animal husbandry. This plant topic is been finished in enhancement in food production. The next half is being discussed in this chapter is about the animal husbandry. Let's start now with the animal husbandry. Now animal
animal husbandry. Now what do you mean by animal husbandry? Very simple to understand. Now you are domesticating those animals which we call as livestock, जैसे कैटल हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, पिजरी, बाहर कंट्री में पिग कीपिंग भी करते हैं, उसको पिजरी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने सेरिकल्चर देखा, एपीकल्चर देखा, पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर। तो ये जो है किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, जिससे मैन को बेनिफिट मिले। जैसे एपीकल्चर करो, कीपिंग ऑफ हनी बी, तो हनी बी से हमें क्या मिलता है, हमको एक तो वैक्स मिलता है और दूसरा हमको हनी मिलता है। सेरिकल्चर से हमको सिल्क मिलता है फॉर क्लॉथ्स एंड ऑल, फिर थ्रेड बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद पिसिकल्चर से हमें फिश मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है विच इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन। तो ये कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद न्यूट्रिटिव फूड मिलते हैं। तो ये जो भी पर्पस हम कर रहे हैं और ये डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स हम जो कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस, द सोल पर्पस इज टू गेट द बेनिफिट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड बायोलॉजी। इसी में एक वर्ड आएगा अप्लाइड बायोलॉजी। एनिमल हस्बेंड्री किसमें आता है, अप्लाइड बायोलॉजी। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री का और भी पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द हर्ड साइज, उनके पैदावार बढ़ा देना, टू इंक्रीज द हर्ड साइज। और जैसे कि कुछ मिल्क एनिमल होते हैं जो मिल्क अच्छे देते हैं, तो उनका इंक्रीज द मिल्क पर लैक्टेशन, मतलब उनका इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बनाना है, मीट प्रोडक्शन बनाना है। जैसे हमने देखा लीन मीट होता है कि ऐसा मीट प्रोड्यूस किया जाए जिसमें फैट्स कम हो, तो आसानी से लिपिड्स कम हो, तो वो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ना करे। फिर उसके बाद चिकन को हम पालते हैं, पोल्ट्री जिसे हम बोलते हैं, जिससे एग लेइंग के लिए क्या है, कुछ बॉयलर्स हैं जो हम उनके मीट खाते हैं। तो ये सब जो है ये एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। इसमें आते हैं एनिमल, तो दो वर्ड आएंगे, लाइफ स्टॉक भी वर्ड आएगा, अप्लाइड बायोलॉजी और लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक में हमने क्या क्या देखा, कैटल देखा, फिर गोट, शीप, कैमल, पिग, है ना, हॉर्स, ये सब जो है हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री में आया। तो एनिमल हस्बेंड्री इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एक डोमेस्टिकेशन करना ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। और ब्रीडिंग, और ब्रीड करवाना, यू आर डूइंग द ब्रीडिंग। आपने देखा होगा ब्रीडिंग, अभी इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है MOET, अभी हम पढ़ेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो पंजाब में एक शीप है जो इन्होंने, पंजाब में एक शीप को उन लोग ने ब्रीड करवाया है, 2 शीप को ब्रीड करके एक उसका हाइब्रिड बनवाया, इंप्रूव वैरायटी है। जैसे एक बीकानेर शीप जो है, इट इज ए वेरी हाई क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी की शीप है। और कैसे किया है, इन लोग ने क्रॉस किया है जो एक मरीनो रैम्स, एक बाहर की एक्सोटिक वैरायटी थी, और उसको बीकानेर ईव्स, एक और शीप जो वहां मिलती थी, उन दोनों को क्रॉस किया। तो इन दोनों के जो सुपीरियर कैरेक्टर है वो प्रोजेनी में गया, जिसको हिर्सडेल किया। अभी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट इज ए मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड इवन द प्लांट ब्रीडिंग इज बीन डन। अभी मेंटल्स जो करते थे वो प्लांट ब्रीडिंग करते थे, फॉर व्हाट पर्पस, टू सी द कैरेक्टर्स इज बीन ट्रांसमिटेड और नॉट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इफ द कैरेक्टर्स आर यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, then it has to be transferred generation after generation। ठीक है, तो अभी वो चीजें हैं। Let's start now student। अभी इन लोग ने और क्या बोला है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है मोस्टली डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग, उसको केयर भी करना, ब्रीड भी करवाना, एंड ऑफ द लाइफ स्टॉक लाइक बफेलो, आपको मालूम है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, काउ अगेन फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, पिग, हॉर्स, और किसी को बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह हम भी यूज करते हैं, कैटल, शीप, कैमल, गोट, which are useful to the mankind। ठीक है, it also include ये क्या क्या इंक्लूड करती है, जैसे कि एग्जांपल पोल्ट्री, फिर उसके बाद एपीकल्चर, उसके बाद सेरिकल्चर, लैब कल्चर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन से पिजरी ऑल्सो। ठीक है, in other countries pig keeping is also known as piggery। So the livestock life, it includes animal husbandry, includes poultry, keeping of the birds, then keeping of the bee is known as apiculture, sericulture, rearing of the silkworm for the silk,
एंड लैग कल्चर टू गेट एक टाइप का सेक्रीशन है लैग इंसेक्ट का विच हैज गॉट इकोनॉमिक वैल्यू और उसका डिमांड है मार्केट में, और बिजली कीपिंग द पिग्स. तो दिस आर ऑल अंडर एनिमल हस्बेंड्री. नाउ व्हाट एल्स इज देयर? नाउ ऐसा देखा गया द वैल्यू इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक एज वेल एज इन योर न्यू टेक्स्ट बुक. तो उन लोग ने जो महाराष्ट्र बोर्ड का दिया है, तो उन लोग ने बोला है इंडिया एंड चाइना का जो मिला के कंट्रीब्यूशन होता है 70% लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है. वर्ल्ड लाइफ स्टॉक जो कंट्रीब्यूशन होना है वो 70 है. लेकिन अगर देखा जाए मतलब इंडिया एंड चाइना हैज 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन. बट सरप्राइजिंगली कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंग है कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वर्ल्ड की, अगर हम मतलब ये 70% है लेकिन वर्ल्ड को कितना मिलता है? जस्ट 25% उसका हिस्सा मिलता है. तो ये काफी कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है. So surprisingly the productivity serves as a 25% of the world farm products. So the professional, तो अब हमको इसको इंक्रीज करने के लिए प्रोफेशनल अप्रोच करना पड़ेगा. What is प्रोफेशनल अप्रोच? एकदम हम लोग को उसका बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए. जैसे जस्ट लाइक दिस वे, जैसे फ्रेशर है तो वो बस इसी तरह कर देगा, प्लांट लगा देगा, लेकिन खाद का कितना क्वांटिटी डालना है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का डालना है, उसको टाइम टू टाइम पानी डालना है, वो प्रोफेशनल नहीं है. जो प्रोफेशनल होगा, जिसको उसके बारे में डीप नॉलेज होगा, तो प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए इन फूड का इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग करवाने के लिए, एनिमल की ब्रीडिंग करवाने के लिए. उन लोग ने आप ऐसा बोला क्योंकि 70% होने के बाद भी वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? सिर्फ 25%. तो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंगली कि 70% दोनों कंट्री का मिला के, इंडिया और चाइना का, लेकिन जा कितना रहा है? सिर्फ 25%. तो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग. तो यहां पे इन लोग ने बोला इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग होना चाहिए, जिसके वजह से हर एक कंट्री को, हर एक वर्ल्ड के कंट्री को प्रॉपर इसका बेनिफिट हासिल हो. ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग को दिया मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स. ऐसे ही मतलब ये टॉपिक है बेटा, इनको इसी तरह पढ़ना है. नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स and farm animals. तो मैनेजमेंट क्या करना है? जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी हमने पोल्ट्री कर रहे हैं, हमने एपीकल्चर किया, सेरीकल्चर किया, तो इसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जैसे वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, क्लीनिनेस की पड़ती है, शेड की जरूरत पड़ती है, वाटरिंग, रनिंग वाटर की जरूरत पड़ती है, सैनिटरी चीजों की जरूरत पड़ती है, फ्री फ्रॉम पैथोजन. तो जब ये सब चीज होगी देन ओनली, तो ये जो है ये प्रोफेशनल जो है आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तो इंक्रीज होगा इनका प्रोडक्शन, इनका हर्ड का साइज इंक्रीज होगा. यहां बोला गया है फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन. फार्म मैनेजमेंट कभी भी कहां से सिलेक्ट करोगे? सिलेक्शन ऑफ ए गुड ब्रीड, मतलब सुपीरियर क्वालिटी. जैसे कि हम लोग ने काव सिलेक्ट किया, तो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का काव, और उसको मेट करवाया हमने अलाइड बुल से, जो कि मेल है. अलाइड मींस वो सुपीरियर मेल, तो उसकी प्रोजेनी स्ट्रॉन्गर हो. एट द सेम टाइम ये काव को क्यों ब्रीड हम करवा रहे हैं? सुपीरियर, विच हैज मोर लैक्टेशन, मोर मिल्क पर लैक्टेशन. ठीक है, इस वजह से their food requirement, supply of adequate nutrient source, उनको nutrient source fodder, उनका जो चारा है वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए. so they can give a very good amount of milk में न्यूट्रिएंट और प्रोटीन रिच होना चाहिए. ठीक है. cleanliness of the environment, maintenance of the health and management of the farm animal include veterinary supervision. टाइम टू टाइम जो जानवर के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी सुपरविजन मतलब वो करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए. पोल्ट्री में अक्सर होता है कि एक को हो गई सभी को हो जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारी तरह जैसे हम बीसीजी लेते हैं उनमें भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है टाइम टू टाइम. ठीक है. हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड डेवलप होना चाहिए. प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग करना ऑन ए लार्ज स्केल. ठीक है. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दिया एनिमल ब्रीडिंग. ये सब बेटा याद रखना है. एनिमल ब्रीडिंग. You know student, for what purpose the animal has to breed? To obtain a very good progeny. वो progeny जो हमने जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें कैरेक्टर्स डिजायर कैरेक्टर्स जो थे वो सेग्रीगेट हुए थे, अब हमने उनको एक ही में ले लिया जो प्रोजेनी में देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. वेदर इट इज ए प्लांट और एनिमल. ठीक है. यहाँ एनिमल का पढ़ेंगे.
इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट ब्रीडिंग जो है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का सबसे मेन पर्पस यही होता है एनिमल ब्रीडिंग का। एनिमल ब्रीडिंग एम टू इंक्रीज, एनिमल जो ब्रीड किया जाता है आपस में जो क्रॉस किया जाता है, जैसे डॉग के अंदर भी किया जाता है, फिर काउ बफेलो में किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स में किए जाते हैं टू गेट ए गुड ब्रीड, एग्जांपल हॉर्स में किया जाता है। तो इंक्रीज द यील्ड ऑफ द एनिमल, एनिमल की पैदावार बढ़ जाए, मोर वायबल स्पीशीज प्रोड्यूस हो जो जिंदा रहे, जल्दी मरे ना, और डिजीज रेजिस्टेंस हो, इंप्रूविंग द डिजायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसके बाद तुम्हारे बुक में दिया है ब्रीड, तो ये एनिमल ब्रीडिंग यू नो फॉर व्हाट पर्पस। अब उसके बाद है ब्रीड। ब्रीड उसको बोलते हैं ऐसे सिमिलर एनिमल जो फिजिकली सेम हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, उनका नेचर सेम हो, दिखने में सेम हो, उसको ब्रीड बोलते हैं। देखो जो लिखा है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, बिल्कुल सिमिलर हो इन मोस्ट कैरेक्टर, लाइक जनरल अपीयरेंस देखने को मिले, फीचर सेम हो, साइज सेम हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, एक्सेट्रा आर बिलोंग टू अ ब्रीड, वो है उनको बोल सकते हैं ये सेम ब्रीड के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू गेट इंप्रूव वैरायटी ऑफ ब्रीड विद डिजायरेबल क्वालिटीज टू इंक्रीज द यील्ड एंड हर्ड साइज ऑफ द एनिमल। तो ये एनिमल ब्रीडिंग इज डन फॉर दैट पर्पस कि सुपीरियर क्वालिटी का ऑफस्प्रिंग मिले, प्रोजेनी मिले, और उनकी जो क्वालिटी हो वो इंक्रीज हो जाए और उनका हर्ड का साइज इंक्रीज हो, मतलब उनकी जो क्वांटिटी हो वो बढ़ जाए, ठीक है। डिजायर कैरेक्टर सच एज इंक्रीज, अच्छा ज्यादातर किसके लिए होता है? वेरी सिंपल, मीट के प्रोडक्शन के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, कि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा मिले और मीट का प्रोडक्शन ज्यादा मिले। डिजायर कैरेक्टर सच एज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मीट और द मैक्सिमम यील्ड। अच्छा पोल्ट्री में कर रहे हैं तो एग का जो एग होगा पर ईयर उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, जैसे पोल्ट्री में अक्सर होता है, और कुछ जो होते हैं एग लेइंग होते हैं, जैसे मैंने अभी एग का बताया, और कुछ जो होते हैं बॉयलर्स होते हैं जो मीट के लिए क्या है डोमेस्टिकेट किया जाता है। अच्छा ब्रीडिंग आर ऑफ टू टाइप, अब मैं ब्रीडिंग दो टाइप की बताता हूं। ब्रीडिंग आर ऑफ टू टाइप, ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, दो टाइप की ब्रीडिंग है, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। अब आप देखोगे आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ये सब जो है इनके अंदर है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन में ब्रीडिंग में दो ही आते हैं, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। फिर आप देखोगे इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये सब जो है इसमें आएंगे, इन दोनों कैटेगरी में। लेकिन इन ब्रीडिंग का ज्यादा बड़ा नहीं है। इन ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग बिटवीन द रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। व्हाट इज इन ब्रीडिंग? इन, ठीक है, तो व्हाट यू से इन ब्रीडिंग इज व्हाट? ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर 4 to 6 जनरेशन। समझ में आ रहा है? और भी कैसा करना, ब्रीडिंग का प्रोसेस क्या है कि अभी हमने इन ब्रीडिंग करवाया ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एंसेस्टर उनके कॉमन थे, 4 से 6 जनरेशन चला, मतलब हमने 2 सिलेक्ट किया आपस में ब्रीड, उनको क्रॉस किया, उनके जितनी भी प्रोजेनी है, जैसे 10 प्रोजेनी हुई, 10 चाइल्ड हुए, उन 10 चाइल्ड में फिर हमने सिलेक्शन किया, फिर इवेल्युएट किया, सिलेक्शन को इवेल्युएशन बोलते हैं, इवेल्युएट किया, हाँ इसमें से कौन सा अच्छा है, फिर 2 को सिलेक्ट किया, फिर आपस में क्रॉस किया, फिर उन दोनों की जो प्रोजेनी निकली, सपोज उन्हें 6 या 7 बच्चे दिए, उन प्रोजेनी को फिर हमने सिलेक्ट किया, 3 से 4 जनरेशन तक, उन्हीं में से सिलेक्ट करने के बाद जो अच्छे कैरेक्टर दिखाते और प्योर लाइन मेंटेन कर लिया, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। ये तो एक बेनिफिट है इनब्रीडिंग में, क्या एलिमिनेट कर सकते हैं अनवांटेड जीन्स को, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनब्रीडिंग। जैसे इनब्रीडिंग मैंने अभी वापस बताता हूं, इनब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर 4 to 5 जनरेशन, उनके कॉमन एंसेस्टर भी थे, बराबर है। अब हमने ये क्रॉस किया 2 स्पीशीज को सिलेक्ट करके, उनके जो प्रोजेनी निकले 10 प्रोजेनी मिले, फिर 10 में से हमने सिलेक्ट किया, इसमें से 10 में से ये 2 बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को क्रॉस किया, उनके 5-6 प्रोजेनी निकले, उनमें से हमने सिलेक्ट किया 5-6 में से 2 को, फिर उनको प्रोजेनी को क्रॉस किया, उनकी जो प्रोजेनी, उसको मतलब ये इनब्रीडिंग करवाते चले जा रहे हैं। बेनिफिट है इसका, मेरिट्स है, एट द सेम टाइम उसका डीमेरिट्स भी है। बहुत कॉमन जो मिलता है इन ब्रीडिंग में, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसके वजह से प्रोजेनी की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। प्योर लाइन तो मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डीमेरिट्स क्या है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहां पे लिखा है इनब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड। व्हाट इज इनब्रीडिंग? ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल फॉर 4 to 6 जनरेशन। इनब्रीडिंग कॉज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मतलब प्योर लाइन, उनको प्योर लाइन मिल जाता है, ठीक है। बाय इनब्रीडिंग प्योर लाइन्स ऑफ द एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन। प्योर लाइन तो मिल जाता है। अब सुनो, प्योर लाइन्स की ऑब्टेन। इनब्रीडिंग हेल्प इन एलिमिनेशन। इनब्रीडिंग के जरिए एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड जीन एलिमिनेट कर दिया जाता है, अनवांटेड कैरेक्टर्स को निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? मेरिट्स में आता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि कंटिन्यूस इनब्रीडिंग मेक्स द प्रोजेनी वीकर एंड ससेप्टिबल टू द डिजीज। फर्टिलिटी रिड्यूस फर्टिलिटी भी लाता है और प्रोडक्टिविटी भी लाता है। तो ये जो है एक तरह से खराबी है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। इनब्रीडिंग को अब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। टू ओवरकम इनब्रीडिंग हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू।